हाय। इस ट्यूटोरियल में हम जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पर जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत इस ट्यूटोरियल से हो रही है। और हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। द कंडीशन ऑफ यूरोप इन द मिड 18th सेंचुरी तब तक के टॉपिक्स में कुछ एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ये सिंपल एमसीक्यूज़ हैं, कोई केस बेस्ड और कोई असर्सन से रीज़न से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू इसमें नहीं है, वो हम बाद में पिकअप करेंगे। तो कुछ तो एमसीक्यू इसमें कवर होंगे और कुछ जब हम केस बेस्ड स्टडीज़ लेंगे तो उसमें होंगे। मैं इसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी एमसीक्यूज़ हैं तो जिस टॉपिक से रिलेटेड हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स की क्लिप है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। और फिर एमसीक्यूज़ को आप इस तरह से अटेम्प्ट करिए कि जैसे ही मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको देता हूँ तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन के पहले ही पॉज करके वीडियो पहले अपना आंसर सोच लीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और बेहतर तो ये होगा कि आप एक बार जो मैंने बताया आपको कि द कंडीशन ऑफ यूरोप इन द मिड 18th सेंचुरी तक का अगर पोर्शन आप किताब में पढ़ लेते हैं उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नहीं भी टाइम है तो भी इस ट्यूटोरियल के ज़रिए आपकी इस टॉपिक तक जो मैंने अभी आपको बताया था कि यूरोप की मिड 18th सेंचुरी तक का क्या हाल हमने पढ़ा है किताब में, तो वो इससे कवर हो जाएगा आपका। लेकिन एमसीक्यू यही आएंगे एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि हम डिस्कशन भी करेंगे साथ साथ थोड़ा बहुत, तो उससे घुमा फिर आगे भी कोई एमसीक्यू पूछा जाएगा तो आप आंसर तो आसानी से दे ही लोगे। नहीं तो मैं तो हूँ ही, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कोई क्वेरी हो तो आप भेजिए, तो वो मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस ट्यूटोरियल में चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले फ्रेडरिक शारोयू की जो पेंटिंग है, अभी देखिए पेंटिंग आपको नज़र आ रही है। अब इस पेंटिंग को एक बार देख लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा। तो इस पेंटिंग में आप देखिए कितने आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो देखिए सबसे ऊपर जो जीसस क्राइस्ट हैं वो नज़र आ रहे हैं और साथ में जो एंजल्स हैं। और देखिए ये छोटा सा लिखा है, पता नहीं आपने कभी गौर किया कि नहीं किया, ये लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी। मतलब इनकी जो प्रेजेंस है वो फ्रेटर्निटी को शो कर रही है, यानी भाईचारा आपस में। मतलब चाहे एक राष्ट्र के हों चाहे दूसरे राष्ट्र के हों, लेकिन एक राष्ट्र के लोग कम से कम उनमें तो आपस में भाईचारा होता है, तभी वो नेशन बनता है। नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, इन सब के लिए ट्यूटोरियल्स, मैंने नोट्स के भी ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, चैप्टर ट्यूटोरियल्स भी मेहनत करके आपके बनाए हुए हैं। मैंने कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। एमसीक्यू था वो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और अब क्या बाकी रह जाता है, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका किस प्रकार से आप किस स्ट्रेटजी को अपनाकर आप स्टडी करते हैं वो। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसलिए नहीं है तो रट रट के आप दे दोगे, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट की होनी चाहिए। तो ये रही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसके एक हाथ में टॉर्च है, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट। एक हाथ में चार्टर है जो ह्यूमन राइट्स का है। और यहाँ पर देखिए सेटर्ड सिंबल्स हैं डेस्पोटिज्म और जो निरंकुश शासक था, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को छिन्न भिन्न करने का यहाँ पर सेटरिंग यहाँ दिखाई गई है कि जो मोनार्की उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जा रहा है या तो वहाँ पर रिपब्लिक से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जा रही है, तो मोनार्की टूट रही है, वो यहाँ पे दिखाया गया। इसके अलावा जो लॉन्ग चेन है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स हैं और जो इनकी पहनावे हैं, कस्ट्यूम्स हैं। हमारे देश में तो देखिए ना कितनी इथनिसिटी देखने को मिलती है, पंजाबी अलग, गुजराती अलग, मद्रासी अलग, तो सबके अपने कस्ट्यूम्स हैं। और ये देखिए लॉन्ग ट्रेन है और इस लॉन्ग ट्रेन में जो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास हो चुके हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। जो नज़दीक पहुंच रहे हैं, यानी जो झंडा आप दिखाई दे रहा है आपको, ये फ्रांस का है, उसके पीछे जर्मनी है, फिर पोलैंड है, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब इस तरह से लॉन्ग चेन है। और ये सब राष्ट्र बनने की कगार पर पहुंच रहे हैं। मतलब जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर ले रहा है वो नेशन बन जा रहा है। नेशन क्या होता है, नेशन एक कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के आधार पर फॉर्म होते हैं नेशंस। तो ये मैंने पिक्चर आपको दिखाई, नीचे लिखा भी गया है कि इस पिक्चर का नाम है ड्रीम। वैसे तो इसे दिया गया है कि ड्रीम ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स और पैक्ट बिटवीन नेशंस भी दिया गया है। और 1848 में ये प्रिपेयर की गई थी, इसको नहीं भूलना है, और फ्रेडरिक शारोयू ने। अब पेंटिंग आपने देख ली, अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और व्हाट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से क्या इस पेंटिंग से संबंधित नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। तो ये पेंटिंग फ्रेडरिक शारोयू के द्वारा बनाई गई है, तो आप देख लीजिए इसमें से बताइए क्या गलत है। इसका आंसर है ये डी, क्योंकि जो इस पेंटिंग का जो ईयर है वो 1848 दिया गया है और यहाँ पे मैंने लिखा है 1830।
तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। कभी भी आपको क्वेश्चन जल्दबाजी में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पूछा गया नॉट ट्रू, मतलब आपको ये बताना है कि इस पेंटिंग से रिलेटेड कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो तीनों तो सही है, फ्रेडरिक सरों ने बनाई है। और ये जो भी हमने आप बताया आपको कि पेंटिंग का जो थीम क्या है वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स है। पैक्ट बिटवीन नेशंस भी मैंने अभी आपको बता दिया था, और यही चीज़ यहाँ पे रॉन्ग है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लॉन्ग ट्रेन ऑफ द पीपल्स इन द पेंटिंग। देखिए पीपल्स का मतलब होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड नेशंस, क्योंकि पीपल में जब एस लग जाता है तो फिर वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए आता है। तो ये जो ट्रेन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड है पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब आप इसमें से चुन के बताइए कौन सा सही है। जब एमसीक्यूज़ में आपको दिक्कत हो तो सबसे पहले आप उसमें सॉर्ट आउट करिए कि क्या आपको लगता है कि गलत हो सकता है, पहले उसे आउट करिए। एक जो आपको लगता है कि सही हो सकता है पहले उसको आप मार्क करिए। तो देखिए ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड है पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हो सकता है आपके ध्यान में ना हो, लेकिन फ्रांस है जस्ट रीच द स्टैच्यू, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था। जर्मनी इज़ बिहाइंड फ्रांस, तो मैंने बताया फ्रांस नज़दीक पहुंच रहा है, उसके पीछे जर्मनी है, तो ये भी सही है। पीपल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, तो देखिए इन्होंने फ्लैग्स लिए हुए हैं और अपने अपने रंग की पोशाकें पहनी हुई हैं, तो ये भी सही लग रहा है। हाँ, ऑस्ट्रियन स्विट्जरलैंड, तो देखिए स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों, क्योंकि देखिए एमसीक्यू इसी से रिलेटेड 2-3 आ सकते हैं। जो स्विट्जरलैंड था मतलब स्विट्जरलैंड और यूएसए ये नेशन स्टेट बन चुके थे, तो स्विट्जरलैंड एंड यूएसए, उसमें ऑस्ट्रिया नहीं था, तो इसलिए ये रॉन्ग है और रॉन्ग ही पूछा गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं चलता हूँ आपको एक दूसरी पेंटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये नेपोलियन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं इसके पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको नॉलेज, आप मान लीजिए ठीक है आप इसको पढ़ लेंगे फिर आगे एमसीक्यू का आंसर दे भी पाएंगे। डायरेक्ट दिखाता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एग्ज़ाम अभी नहीं दे रहे, एग्ज़ाम आप देंगे बाद में, तो सब प्रिपेयर होता चले साथ साथ। तो देखिए यहाँ से भाग रहा है और यहाँ पर ये इसका लेटर बॉक्स है, इसमें से डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स निकल रहे हैं, लेटर्स पे कुछ लिखा गया है, तो यहाँ पे इसको पोस्टमैन दिखाया गया है। ऐसा पोस्टमैन जो जा रहा है तो उसके बैग से लेटर्स निकल रहे हैं, और इसमें लिखा गया है कि जितने भी लेटर्स हैं, ये 1830 की बात है जब वो लेप्जिग की लड़ाई में हार गया था। दरअसल जो 1813 में जो लड़ाई हुई थी उसमें नेपोलियन हारा था, कोalition ने उसको हराया था, मतलब एक राष्ट्र नहीं कई राष्ट्रों ने मिलकर हराया था। लेकिन उसके बाद फिर वो रिकवर करता है, फिर 100 डेज़ की वापसी करता है, लेकिन फिर 1850 में वो हारता है, वो उसकी फाइनल हार होती है। तो 1813 में हारने का मतलब ये है कि जो उसकी टेरिटरीज़ थी वो उससे मतलब उसकी छिन जाती हैं, तो वो अपनी टेरिटरीज़ को खो देता है। तो लॉस्ट द बैटल मतलब बैटल को वो हार कर वापस लौट रहा है, कहाँ लौट रहा है, बैक टू फ्रांस को वापस लौट रहा है, और जितने भी लेटर ड्रॉप हैं उनमें टेरिटरीज़ के नाम लिखे गए हैं, मतलब उसके हाथ से सारी टेरिटरीज़ निकल चुकी हैं, और इसे पोस्टमैन दिखाया गया है। और क्या नाम दिया गया है, कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेज ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिग, तो लेप्जिग से लेके फ्रांस के बीच में जो भी टेरिटरी उसके पास होती है सब खो चुकी होती है। राइनलैंड जर्मनी का हिस्सा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चंस, तो इस तरह से पिक आएगी, देखिए नीचे लिखा हुआ हिस्सा गायब है और इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट डज दिस इमेज पेंटिंग शोज, तो भैया इसमें क्या बताया जा रहा है, नेपोलियन इज रिटर्निंग टू फ्रांस आफ्टर लूजिंग द बैटल ऑफ लेप्जिग इन 1813, ये सही है कि नेपोलियन इज सोन एज पोस्टमैन, ये सही है। द लेटर्स फॉलिंग हैव नेम्स ऑफ टेरिटरीज लॉस्ट, ये सही है। ऑल ऑफ द वे सब सही है। तो देखिए भाई बताइए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इस स्थिति में हमारा आंसर होगा डी, कि ऊपर वाले सब के सब सही हैं। कौन सी लड़ाई थी 1813 में, द बैटल ऑफ लेप्जिग, इसमें नेपोलियन हारता है, ये फ्रांस है और ये लेप्जिग है, इसके बीच में जब वो वापस लौटता है तो सारी की सारी टेरिटरी उसकी गायब हो चुकी होती हैं। और ये जो लेप्जिग है ना ये जर्मनी में है, किस में है, जर्मनी में, तो जर्मनी फ्रांस के बीच में सारी टेरिटरीज खो जाती हैं, तो इसका आंसर होगा डी। अब हो सकता है आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकता हो कि इसमें क्या शो किया गया है, ये जो नीचे नीचे लेटर्स गिर रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये पेंटिंग आप देखिए, इस पेंटिंग को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, ज़रा बताइए किस टॉपिक से रिलेटेड है पेंटिंग। ये पेंटिंग रिलेटेड है जब कंजर्वेटिव ऑर्डर जो ट्रीटी ऑफ वियन्ना होती है उसके बाद जब ये कंजर्वेटिव ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाता है। कंजर्वेटिव ऑर्डर का मतलब जो मोनार्कीज़ होती हैं उन्हें वापस लाया जाता है,
तो फिर वो जो मोनार्कीज़ होती हैं, ऑटोक्रेटिक होती हैं, वो सेंसरशिप लागू करती हैं, मतलब लोगों के बोलने पे, कोई भी चीज़ पब्लिश होने पे, मतलब आइडियाज़ पे प्रतिबंध लगाती हैं कि द पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसलिए देखिए लोग पट्टी लगा के मुंह में बैठे हुए हैं, और इधर देखिए सब लटकी हुई हैं, वही जो मास्क हम लोग जो है पेंडेमिक में लगाना था, देखिए ये यहाँ पर भी, लेकिन ये दूसरे मकसद से है कि कोई, और यहाँ पे इशारा कर रहा है कि कोई आएगा तो हम उसे पहना देंगे। बताइए कितना यहाँ पे मतलब एक आयरनी है, कितना सटायर है इसके अंदर, कि सब लोग बैठे हुए हैं डिस्कशन टेबल पे और मुंह पे पट्टियाँ बांधी हुई है, बात कर नहीं सकते। तो ये कार्टून रिस्ट्रिक्शंस पर बना है और इसका नाम है द क्लब ऑफ थिंकर्स, और 1820 में। देखिए इसमें लिखा गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कि मतलब कहने की तो बात सोचिए, सोचने के लिए हमें अलाउ किया जाएगा कि नहीं अलाउ किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आपको भी किसी तरह मिलेगी, मतलब कहीं पे भी नीचे वाला डिस्क्रिप्शन गायब है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ दिस कैरिकेचर डिपिक्ट, कार्टून जो बना है इस तरह का, तो ये क्या शो करता है, डिपिक्ट करता है, क्या शो करता है। तो आप ये देखिए ABCD, और इसमें बताइए क्या आंसर हो सकता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो सही है। प्रेस सेंसरशिप हाई है। ऑटोक्रेटिक रूल्स ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर, ठीक है, ये शो कर रही है पेंटिंग, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी सही आंसर माना जाएगा। अब आगे कोई पिक्चर में शो करने वाला नहीं हूँ, अब मैं MCQs पे डायरेक्ट चलता हूँ। ये है फ्रेडरिक सारायू एंड हिज यूटोपियन विजन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। व्हाट वाज द यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सारायू। यूटोपियन विजन का मतलब होता है कि हमारा ड्रीम वर्ल्ड, हमारा सपनों का संसार, जो हम चाहते हैं कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। तो उनका क्या ड्रीम था, क्या विज़न था आगे का, 1848 में जो पेंटिंग बनी थी। तो वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, सोशलिज्म एंड नाजिज्म, सोशलिज्म ओनली, कंजर्वेटिव ऑर्डर। जल्दी बताइए क्या आंसर है। उनका जो यूटोपियन विजन था वो ये था, यानी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, रिपब्लिक्स बनने चाहिए। नाजिज़म तो हिटलर के बारे में है, और हिटलर बताइए, आपने 9th में पढ़ा होगा, कब उसने गद्दी थामी थी, कब उसे चांसलर बनाया गया था जर्मनी का, 1933 में। सोशलिज्म वगैरह कोई आंसर हो ही नहीं सकता। कंजर्वेटिव ऑर्डर कहाँ से, यूटोपियन विजन उनका डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स का था, बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट रिलेटेड टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन सॉरीज पेंटिंग। अब देखिए आपके सामने पेंटिंग नहीं है, अब आपको कितना याद है जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड कौन सी चीज़ यहाँ पर सही नहीं है, नॉट रिलेटेड। द टॉर्च ऑफ इनलाइटेनमेंट, भाई वो तो थी। चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, वो भी हाथ में था। फीमेल फिगर, बिल्कुल एलेगरी है वो। द एलेगरी ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर, नो नो नो। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो लिबर्टी की बात करती है, फ्रीडम की बात करती है, और कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वो मोनार्किकल ऑर्डर था, और वहाँ पे सेंसरशिप थी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक थी। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इवन टुडेज आवर टाइम एग्जांपल्स। जी हाँ, चाइना है ना, नॉर्थ कोरिया है, इस तरह से और भी कुछ कम्युनिस्ट देश हैं जहाँ पर इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेडरिक सॉरेयू हु विजुलाइज्ड इन हिज पेंटिंग, मतलब किस देश का रहने वाला था। सॉरेयू बिलोंग टू अमेरिका का था कि ऑस्ट्रिया का था कि जर्मनी का था, फ्रांस का था। ये आंसर तो आप बिल्कुल भी भूलेंगे ही नहीं। जी हाँ, वो फ्रांस का था, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ऑलरेडी बिकम अ नेशन स्टेट। कौन सा नेशन स्टेट पहले ही बन चुका था 1848 के पहले ही, मतलब 1848 में पेंटिंग बनाई गई थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स है या जर्मनी है या फ्रांस है, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। अच्छा जरा बताइए किंगडम ऑफ टू सिसिलीज से किसको आप जोड़ेंगे। होनहार बच्चे जो ध्यान देते हैं समझ गए होंगे, गैरीबाल्डी को जोड़ेंगे। फ्रांस तो बना ही नहीं था, और जर्मनी तो फ्रांस के भी पीछे था अगर आपको याद आ रहा हो। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके साथ एक और था, कौन सा था, स्विट्जरलैंड, जो आपकी बुक में लिखा गया है। तो ये भी, ये दोनों ऑलरेडी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर चुके थे। फ्रांस सामने था और जर्मनी इसके पीछे था, यहाँ पे फ्रांस था और स्विट्जरलैंड और अमेरिका ऑलरेडी निकल चुके थे। तो इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द शटर्ड रिमेन सिम्बलाइज इन द सॉरेयूज पेंटिंग। सॉरेयू की पेंटिंग में जो वो नीचे बिखरे हुए टुकड़े पड़े हुए थे, उनका क्या मतलब है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पावर ऑफ मोनार्की यानी राजशक्ति का
एम्परर्स का, किंग्स की पावर को शो करता है। तो भाई ऐसा नहीं है। सेटर्ड का मतलब होता है बिखरा होना। तो कोई चीज़ बिखरी हुई है तो या तो मोनार्की ने उसको तोड़ ताड़ के ठीक ठाक यहाँ वहाँ बिखरा दिया हो, तो ऐसा नहीं था, उसे पब्लिक ने छिन्न भिन्न कर दिया था। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। डेमोलिशन ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो विदाउट कंट्रोल, मतलब उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो मनमाने तरीके से शासन चला सकते हैं, तो उन्हीं को एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की कहा जाता है। अब जैसे मोनार्की कैसी भी हो सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि जो किंग है, तो किंग के पास जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, बताइए कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? इंग्लैंड, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, नाम मात्र की मोनार्की है, बाकी वहाँ पे पावर पार्लियामेंट के पास है। और डिमोलिशन मतलब बर्बाद करना। तो ये ठीक लग रहा है, यही आंसर है। बाकी लोगों की कठिनाइयों का वो, अब चूँकि यहाँ पे टुकड़े पड़े हुए हैं तो लोगों की कठिनाइयों भरा रास्ता दिखा रहा है या सब, ऐसा कुछ नहीं है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच डज द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट सेंट्स और एंजल्स थे उसमें, तो उनकी प्रेजेंस क्या शो करती है? तो मैंने आपको बताया था ना कि वो फ्रेटर्निटी शो करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इनविटिंग मतलब होता है दुश्मनी, ऐसा है नहीं। या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इनलाइटनमेंट करने के लिए वो यहाँ पे थे, ऐसा भी नहीं है। और ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। दिस इज़ द आंसर। इसके बाद हम टॉपिक उठाते हैं अर्नेस्ट रेनान का। अर्नेस्ट रेनान, व्हाट इज़ अ नेशन, तो उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ बनाए आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, हु वाज अर्नेस्ट रेनान, तो चुपचाप आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? जर्मन फिलोसफर? नो, फ्रेंच फिलोसफर, यही आंसर है। 1882 में उन्होंने एक लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी में, सबोन यूनिवर्सिटी में, तो उससे रिलेटेड है कि नेशन कैसे बनता है, तो व्हाट इज़ अ नेशन, उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर। इससे आपको बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा कि उन्होंने क्या कहा था। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा कि विच इज़ नॉट अ ट्रू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब गुण, उससे जो जोड़ सकते हैं हम, या उसकी खास बातें वो। तो क्या एट्रीब्यूट रेनन्स आइडिया ऑफ नेशन, यानी ये अर्नेस्ट रेनान ने जो नेशन के बारे में कहा था कि राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र क्या है, तो उन्होंने क्या कहा था? देखिए, पहला है कि ओनली कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी, यानी किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, रेस का होना ज़रूरी है, मतलब सेम रेस होनी चाहिए, कॉमन रेस, रिलीजन भी सेम होना चाहिए, और टेरिटरी भी सेम होनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो किसी राष्ट्र को बनाने के लिए जनरली कही जाती हैं कि मतलब कॉमन आइडेंटिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसमें गलत कर सकते हैं कि नहीं ये सही होगा। दरअसल अर्नेस्ट रेनन ने जो कहा था उसके बारे में पहले बाद में बताऊंगा, पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर के हैं। ग्रेट डीड्स मतलब महान कार्य, कॉमन ग्लोरीज यानी कि हमारे राष्ट्र की जो वैभवशाली इतिहास है, द ग्लोरीज हैं वो, और कॉमन विल, कॉमन विल का मतलब होता है कि मैं हूँ, आप हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो हमारी एक साझा और हमारी एक कॉमन विल होनी चाहिए। विल माने इच्छा होनी चाहिए कि हम भारत के लिए कुछ करें, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए। तो एक कॉमन विल का होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर तो हम भारत को तोड़ना चाहेंगे। अब कोई भारत को बनाना चाहेगा तो कॉमन विल कहाँ है, तो उसका होना ज़रूरी है। तो ये नई चीज़ थी जो उन्होंने कहा था। मतलब ये तो हमने पढ़ा ही था कि भाई राष्ट्र के निर्माण के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सारी चीज़ें क्या, मतलब कोई भी कॉमन आइडेंटिटी हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, वो सब मैंने ट्यूटोरियल में खूब समझाया हुआ है, देख लीजिए वहाँ जाके। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा आपको। तो ये एक नई चीज़ थी, तो इसको हम थोड़ा सा रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे स्टार बना देते हैं। और सोशल कैपिटल लाइक हीरोइक पास्ट, यानी कि जो हमारी हमारी जो कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, तो वहाँ पे जो हमारे बहुत से बहादुर या हमारे शहीद या जो भी हमारे बड़े बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं, तो वो ग्रेट मैन जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जो ग्लोरीज हमने यहाँ पढ़ी थी, लोगों ने बहुत बलिदान किए हैं, तो बलिदानी लोग, और बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए जो डिवोशन होता है, ये सारी चीज़ें राष्ट्र का निर्माण करती हैं। तो देखिए, ये अलग मिला और एक हमें ये अलग मिला। अ नेशन इज़ ए लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी दैट गारंटीज लिबर्टी, बल्कि अगर हम किसी राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र में रहने वाले लोग एकजुट होकर रहते हैं, और एक राष्ट्र कहीं ना कहीं लिबर्टी भी देता है। गारंटी, अगर हम राष्ट्र में हैं तो हमें लिबर्टी मिलेगी, क्योंकि राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है, लोग खुद संघर्ष करके उसका निर्माण करते हैं। तो निश्चित है कि वो अपने लिए कम से कम ह्यूमन राइट्स तो ज़रूर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करवाएंगे। तो अब ये 3 चीज़ें हैं जो आपके लिए नई हैं, अगर आपने अर्नेस्ट रेनान के बारे में नहीं पढ़ा था। ये एक कॉमन चीज़ है, और यहाँ पे लगा हुआ है ओनली, तो सिर्फ इससे राष्ट्र नहीं बनता। अर्नेस्ट रेनान ने कहा ही ये था,
बल्कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था और ये कहा था कि जो लोग कहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए कॉमन रिलीजन, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी या कॉमन आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है, कॉमन बॉन्डिंग होनी चाहिए, शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए किसी भी देश के वो लोग जो उनकी ग्लोरीज़ हैं, जो उनके अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी हिस्ट्री है पास्ट की, जो महान लोग रहे हैं, जो बलिदानी लोग रहे हैं, और कॉमन विल का होना ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को बनाए रखने के लिए, यानी उसके निर्माण के लिए भी, उसकी सुरक्षा के लिए भी, उसकी एकता के लिए भी। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही और आप भी इससे सहमत होंगे कि हम कॉमन रिलीजन पे या कॉमन लैंग्वेज पे बना तो सकते हैं, कोई ना कोई एक स्टेट बना सकते हैं, लेकिन जो नेशन अर्नेस्ट रेनान के द्वारा जो यहाँ पे BCD पॉइंट दिए गए हैं इसके आधार पर बनेगा, निश्चित है वो तो नहीं टूटेगा जल्दी। तो ये अर्नेस्ट रेनान का हो गया। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनलिज्म एंड द नेशन स्टेट। तो इस पर भी मैंने क्वेश्चन लिया है खाली एक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू अबाउट नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट के बारे में कौन सी चीज़ सही हो सकती है। देखिए, कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन डिसेंट से कोई नेशन स्टेट बनता है, तो भाई ये सही है। कॉमननेस इज़ फोर्स थ्रू का मतलब होता है कि मिला के इकट्ठा करके एक करने की कोशिश करना। फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स बाय पीपल एंड लीडर्स, तो ये भी चीज़ सही है, आपकी बुक में लिखा गया। कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और इसमें पूछा गया कौन सी चीज़ सही है। तो ये जो कॉमननेस थी, मतलब आप वहाँ हैं, ये यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ, और सब जाके कहीं ना कहीं किसी एक बात पे एक होते हैं, तो ये है कॉमन होना किसी एक पॉइंट पे। अब वो पॉइंट्स यही हैं, कॉमन आइडेंटिटी। लेकिन ये कॉमननेस जो है ना, कि मतलब लोग कहीं ना कहीं आकर, जैसे हमारे यहाँ जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, तो पूरे भारत में तरह तरह के लोग थे, मतलब डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे, लेकिन इंडिया, मतलब इंडिया के नाम पे सब एक हो जाते थे। तो ये जो कॉमननेस डेवलप होती है, साझा पहचान डेवलप होती है, तो ये टाइम इमेमोरियल, मतलब शुरू से नहीं थी, इसे फोर्ज किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया। किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? वहाँ के जो लोग थे और वहाँ के जो लीडर्स थे, जैसे हमारे महात्मा गांधी है ना, और उन्होंने तरह तरह के लोगों को अलग अलग फील्ड्स ला के कहीं ना कहीं एक किया। तो ये कॉमननेस डेवलप की गई, शुरू से नहीं थी। तो भाई इसमें तो सब सही माने जाएंगे। और अब ये हो सकता है कि घुमा फिरा से आपसे पूछ लिया जाए, तो आप रेडी रहिए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जैसे कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो। और पहला MCQ पे बेस्ड है, अगले में मैं फीडबैक लेते हुए सुधार करूँगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, तो इस पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज कार्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, यहीं से मतलब ये लाइनें जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस टॉपिक से रिलेटेड शुरू की लाइनें हैं, और ये 2020 में भी पूछा गया था। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म आपकी बुक में किसे बताया गया है? फ्रेंच, रशियन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कहा गया था। इसके बाद है, विच कंट्री वाज फुल फ्लेश टेरिटोरियल इन, यहाँ पे स्टेट होगा, जो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इन यूरोप इन द ईयर 1789। 1789 में देखिए क्रांति हुई थी फ्रांस में, और उस समय जो फुल टेरिटोरियल स्टेट था वो था फ्रांस। फुल फ्लेश्ड का मतलब होता पूरा, टेरिटोरियल का मतलब जिसकी कम से कम एक जोग्राफिकल बाउंड्री निश्चित हो, और इसी टेरिटरी में नेशंस डेवलप होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, द टर्म प्लेबिसिट इज़। देखिए, प्लेबिसिट और उसमें इलेक्शन में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्लेबिसिट जो होता है वो किसी एक या कई बिंदुओं पर लोगों से राय मांगी जाती है। तो लोगों के पास एक प्रकार का सर्वे है, जो भारत में होगा तो भारत की जनता से पूछा जाएगा, किसी स्टेट में होगा तो वो उस स्टेट की जनता से पूछा जाएगा, तो वो उसको अपनी एक्सेप्टेंस दे भी सकते हैं और उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्शंस में सिर्फ वोट पड़ता है, चुनाव के लिए चुनना होता है। और हो सकता है सफरेज से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैंने शामिल नहीं किया है MCQ में। सफरेज होता है वोटिंग राइट्स, जो लीडर्स को चुनने के लिए हमें मिलता है। तो प्लेबिसिट क्या है? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है? नहीं, ये सफरेज से रिलेटेड है। डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल, ये है। यानी कि सरकार कोई ना कोई प्रपोजल उनके सामने रखती है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है लोगों के द्वारा। इसे कहते हैं जनमत। प्लेबिसिट को कहते हैं जनमत, जनता का मत। व्हेन द रिच एंड, ये सब कुछ नहीं है, इसका आंसर है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस वर नॉट ब्रॉट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा जो बदलाव देखने को मिला, उसमें से कौन सा बदलाव यहाँ पर नहीं देखने को मिला, मतलब नहीं था।
तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ये तो हुआ ही था, है ना, ये सब सारी बुक से ही लिए गए हैं, बुक की लैंग्वेज है ये। एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, राजतंत्र का खात्मा हो गया था, तो ये भी ठीक है भाई। पीपल टू कंस्टिट्यूट एंड सेव द नेशन, ये भी आपकी बुक में लिखा गया है। मेकिंग फ्रांस अ फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट, नो 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 नो। फ्रांस की क्रांति के बाद वो नेशन स्टेट की तरफ, मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डेवलप हो गई थी, वहाँ पे चेंजेस देखने को मिले थे। तो ये इसका आंसर होगा कि ये गलत है, बाकी सारी चीज़ें देखने को मिली थी। इसके बाद है फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया नेशन में व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट नेपोलियनिक रिफॉर्म्स। तो नेपोलियनिक कोड के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो 1804 में लागू किया गया था फ्रांस में भी, इसके अलावा जहाँ जहाँ पे फ्रांस के कब्जे वाले क्षेत्र थे वहाँ पे भी। तो नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड के जरिए और नेपोलियनिक रिफॉर्म्स के जरिए, क्योंकि मैं नोट्स की क्लिप भी आपको दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी साथ साथ, तो उसने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था। क्या ये सही है कि नेपोलियनिक कोड वाज इम्प्लीमेंटेड 1804? ये तो सही है। और फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, ये भी सही है। पीपल डिड नॉट लाइक कॉन्स्क्रिप्शन एंड सेंसरशिप। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब होता है सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कर लेना, मतलब ना चाहते हुए भी यूथ को भर्ती किया जाता था, और सेंसरशिप भी अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में लागू था। तो इसमें से ये रॉन्ग है आपका, ये आंसर माना जाएगा, ठीक है, कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं की थी, बल्कि नेपोलियन पर ब्लेम लगता था। क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर तो लिखने नहीं है आपको, नहीं, क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वो दोबारा एम्पायर इस्टेब्लिश करके एम्परर बन गया था। तो पूरी मेहनत जो 1789 में ख़राब हो गई थी, तो डेमोक्रेसी को उसने नष्ट किया, लेकिन साथ में उसने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म भी किए थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड। ये देखिए मैंने दे ही दिया आपको क्वेश्चन कि नेपोलियन ने बेशक डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस में। क्या डिस्ट्रॉय किया था? मोनार्की। अरे मोनार्की क्या, खुद ही मोनार्क था। डेमोक्रेसी को ख़त्म किया था, फेडरल रूल को ख़त्म किया था, या सॉवरेंटी को ख़त्म किया था? सॉवरेंटी तो किसी भी देश, मतलब किसी भी देश के होने की पहचान है। अगर उसके पास सॉवरेंटी नहीं है तो फिर वो स्वतंत्र देश नहीं होगा। फेडरल रूल डिफरेंट थिंग है। तो इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी। उसने डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया था, क्योंकि उसने क्या किया था, डायरेक्टरी पे कब्जा करके, फिर कॉन्सुलेट स्थापित करके, फिर बाद में अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया था उसने, है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फ्रेंच रेवोल्यूशन द आइडिया ऑफ द नेशन से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियनिक कोड का कौन कौन सा जो फीचर था इसमें से नहीं है? तो देखिए भाई, इक्वलिटी बिफोर लॉ तो था ही, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात क्या नेपोलियन ने की थी? नो, इसलिए ये रॉन्ग होगा। राइट टू प्रॉपर्टी की भी बात की गई थी, और प्रिविलेजेस बर्थ पर आधारित नहीं होंगे, मेरिट पर आधारित होंगे, ये बात भी नेपोलियनिक कोड में थी। तो कौन सा फीचर नहीं था? ये वाला फीचर नहीं था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज नॉट अडॉप्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए थे फ्रांस के लोगों ने, तो उससे रिलेटेड है। तो आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रियन ले सिटोयन, ये तो था ही। ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग भी था। हिम्स कंपोस्ट, मतलब गीत लिखे गए, और जो उनके जो ग्रेट पीपल थे, उनके हिस्ट्री के महान लोग, उनके लिए सब किया गया। और रीजनल डायलेक्ट्स वर इनकरेज। जरा बताइए क्या आंसर हो सकता है? रीजनल डायलेक्ट्स वर इनकरेज नहीं था। इसकी जगह वो कहते थे कि आप जो स्थानीय बोली है उसको छोड़ो, आप बोलो फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज है, और फ्रेंच लैंग्वेज सब लोग बोलेंगे तो एक कॉमननेस डेवलप होगी, कॉमन आइडेंटिटी मिलेगी, और उस आइडेंटिटी के आधार पर ही किसी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, कोई नेशन बनता है। तो सारी कोशिशें की गई थी, लेकिन ये कोशिश नहीं की गई थी, तो ये गलत लिखा गया, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद का टॉपिक है द कंडीशन ऑफ यूरोप इन द मिड 18th सेंचुरी। आपको याद होगा कि मैंने ट्यूटोरियल्स में आपको समझाया हुआ है किस प्रकार से ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो मैप था उसमें मैंने लेकर और विधिवत डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में समझाया था। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। विच रीजन वाज रूल्ड ओवर बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन कहाँ पे था? ऑस्ट्रिया हंगरी पर था, या नीदरलैंड्स फ्रांस, या स्पेन पुर्तगाल, या स्कॉटलैंड आयरलैंड? अरे भाई ये तो ब्रिटेन से रिलेटेड है, स्पेन पुर्तगाल तो हो ही नहीं सकता, फ्रांस नीदरलैंड्स भी नहीं है। हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था ऑस्ट्रिया और हंगरी पे, इसलिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी इसको कहा जाता था, ऑस्ट्रो
और हंगेरियन एम्पायर भी इसको कहा जाता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाई द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। ये 2015-20 में डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया। अब आ गया भाई जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर था, तो लिबरलिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, न्यू कंजर्वेटिज्म क्या था। तो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बड़ी कन्फ्यूजिंग है। इसलिए जो नोट्स हैं उनकी मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि मतलब ये क्या डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ थे। तो चलिए अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और यहाँ पे दिखा गया बेस्ट सिग्निफाइज कि जो लिबरल नेशनलिज्म था, देखिए लिबरल्स जो थे वो चेंज के पक्षधर थे। जो कंजर्वेटिव्स थे वो चेंज नहीं चाहते थे, बल्कि वो मोनार्की को पसंद करते थे और चाहते थे कि जो सिस्टम बना वैसा का वैसे ही बना, मोनार्की है, चर्च है। और जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये सब चाहते थे। और उसी में एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो मैंने अभी आपको दिखे यूनिट नोट्स में दिखाया था, वो फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी चाहते थे, मार्केट। इतना ईजी है इसे समझना। 3 कैटेगरी कर दी उन्होंने, 1 2 3। तो सोशल जस्टिस ये तो नहीं होगा, स्टेट प्लांट सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ ये सही है सबसे बेस्ट। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज लिबरलिज्म। देखिए लिबरलिज्म जो है ना वो लाइबर से निकला है, इसका मतलब होता है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो सही है। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड एस्टेब्लिशिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए लिबरल्स की डिमांड थी, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिमांड किया करते थे कि संसदीय प्रणाली लागू होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये सही है। इक्वल रूल्स फॉर ऑल ये भी सही है। और मेंटेनिंग प्रिविलेज्ड क्लासेस ये रॉन्ग है। तो थोड़ा सा आप देखिए अगली बार एमसीक्यूज़ में थोड़ा ध्यान रखूँगा। यहाँ मुझे कुछ ऑप्शन देना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव करके, तो मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूँ। व्हाट इज़ नॉट लिबरलिज्म या व्हाट वाज नॉट द डिमांड ऑफ द लिबरल्स, तो उसमें ये डिमांड नहीं थी। तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ इम्प्रूव किया कि वो प्रिविलेज्ड क्लासेस को भी ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी सोसाइटी में स्थान मिले वो मेरिट के आधार पर मिले, ये लिबरल्स की डिमांड थी। अच्छा, लिबरल्स की डिमांड में कौन सी चीज़ थी जिसके वो पक्षधर थे? जी हाँ, वो राइट टू प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना चाहते थे। हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन आपका आ ही जाए। और जो फ्रेंचाइज़ की बात है, सफरेज की बात है, उसमें भी जो सब एक मत नहीं थे कि हाँ महिलाओं को सफरेज मिलना चाहिए, यूनिवर्सल रेटेड फ्रेंचाइज होना चाहिए, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना चाहते थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड। ये आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2021-22 के लिए लेटेस्ट जारी किया गया है, जिसके आधार पर पेपर आप फेस करेंगे, MCQ बेस्ड पेपर। तो उसका क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। तो वो आइडियोलॉजी कौन थी जो फ्रीडम ऑफ मार्केट की डिमांड कर दी? अरे 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 भाई कहाँ, ये तो बिल्कुल आप भूल ही नहीं सकते। याद आया, जॉलबरीन की बात थी। और वो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड नहीं थी, सोशलिज्म से रिलेटेड नहीं थी, रैशनलिज्म से रिलेटेड नहीं थी, वो लिबरल्स की डिमांड थी जिसे इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहा गया। ठीक है, ये आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म की, क्योंकि इसमें आइडियोलॉजी पूछी गई है, वो नहीं पूछा गया कि क्या किया गया था इसके लिए। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है अरिस्टोक्रेट्स यूज द लैंग्वेज। तो अरिस्टोक्रेट्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे डिप्लोमेसी पर्पज़ के लिए मिड 18th सेंचुरी में? देखिए अरिस्टोक्रेट्स जो थे ना, ये देखिए मैं नोट्स आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप उसी में से पढ़ लीजिए, मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। तो वो जो है वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया करते थे डिप्लोमेसी के लिए। बहुत ही मतलब सम्मानित भाषा थी। जैसे आज हमारे यहाँ हिंदी बोलिए तो नहीं, इंग्लिश बोलिए तो कितना असर पड़ता है, इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जबकि हमारी मातृभाषा ये नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ, अब कंजर्वेटिज्म आ गया। तो देखिए कंजर्वेटिज्म से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही अच्छे मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए हैं, पूरी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी आपको क्लियर हो जाएगी। कंजर्वेटिव्स बिलीव इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल, वो परंपरा को बना कर रखना चाहते हैं, जो स्टेट है जो पॉलिसी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। कंजर्वेटिव्स यानी परंपरावादी वांटेड टू रिस्टोर द प्री रिवोल्यूशनरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, उस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था, वो रिस्टोर कर रहे थे मोनार्कीज़ को, वो भी प्री रिवोल्यूशनरी रहा, यानी 1789 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले का जो भी सिस्टम था यूरोप में वो लागू करना चाहते थे। कंजर्वेटिव्स वर कम्प्लीटली अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड टू स्ट्रेंथन मोनार्की। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ये कंजर्वेटिव्स जो थे वो पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे, जिससे कि मोनार्की स्ट्रेंथन हो सके। नहीं,
आपकी बुक में लिखा गया है कि वहाँ पे कुछ अरिस्टोक्रेट्स ये भी चाहते थे कि जो नेपोलियन के द्वारा जो मोनार्की को स्ट्रॉन्ग करने वाली, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने वाली, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाली जो नीतियाँ थीं उन्हें लागू किया जाए। तो इसलिए ये तो नहीं सही है। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन द मोनार्की चर्च एंड, बिल्कुल सही है, मोनार्की है, चर्च है, और जो सोशल हायरार्कीज़ हैं, मतलब जो डिफरेंट स्टेटा थे ना, देखा आपको मालूम है कि नॉबिलिटी हो गई, उसके ऊपर चर्च हो गया, फिर कॉमन पीपल हो गए, तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? ये फीचर नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन, अ कस्टम यूनियन दैट वाज फॉर्म 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं उनको सबको एक कर दिया जाए, यानी इकोनॉमिक यूनिफिकेशन था वो प्रशिया के शुरुआत यानी प्रशिया के इनिशिएटिव पर हुआ था। तो देखिए अलग अलग क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि किसके इनिशिएटिव पे हुआ था, कब हुआ था, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनते रहिए। प्रशिया के इनिशिएटिव पर 1834 में एक कस्टम यूनियन इस्टेब्लिश किया गया था, और वो भी जर्मन स्टेट्स का कस्टम यूनियन था। मतलब जो 39 स्टेट्स का जो छोटे छोटे फेडरेशन बना था, मतलब अलग अलग भागों में, जिसमें सबसे बड़ा स्टेट था प्रशिया, आपने देखा होगा मैप में। तो वो जो फेडरेशन में यहाँ वहाँ, और कुछ शुरू में जुड़ गए थे 1834 में, कुछ बाद में जुड़े। तो कस्टम यूनियन का क्या नाम था? कॉन्फेडरेशन था, जर्मन एम्पायर था, ऑल ऑफ दीज था? नहीं जी, जॉल्वरीन। तो जॉल्वरीन या शॉल्वरीन, जो भी आप उच्चारण करते हो, तो ये सही है कस्टम यूनियन। कुछ एग्जाम्पल भी आपके बुक में दिए गए हैं कि किस प्रकार से कपड़े की माप है जिसे एली करके दिया गया है वहाँ पे। हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन इतना डीप पे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो केस बेस्ड स्टडीज़ हैं उनसे पूछा जा सकता है। काफ़ी एमसीक्यूज आपको क्लियर होंगे जब हम केस बेस्ड स्टडीज़ को पिकअप करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ यूरोप इन द मिड 18th सेंचुरी से वॉज नॉट द पर्पज ऑफ जॉल्वरीन टू। देखिए यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जल्दबाजी मैंने तैयार किया ना। जॉल्वरीन का क्या उद्देश्य नहीं था, यहाँ पे मुझे लगता है दिस होगा, दिस वाज नॉट द, या इट वाज इंक्रीज द टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? मतलब आप सामान ले जा रहे हो यहाँ से वहाँ, तो बीच में टैक्स है, कस्टम ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, वो टैरिफ हो गया। एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, एबॉलिश मतलब ख़त्म करना, टैरिफ बैरियर्स बढ़ा देना, या टैरिफ बैरियर्स ख़त्म करना। तो देखिए जॉल्वरीन तो कस्टम यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है एक करना, तो एक तभी होंगे जब डिफरेंट डिफरेंट हम चीज़ों को हटाएंगे, तभी वो चीज़ें एक होंगी। तो एबॉलिश तो बिल्कुल सही लग रहा है। रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज़, हाँ बिल्कुल है, अब एबॉलिश भी करिए, रिड्यूस भी करिए। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी था, ये भी था, ये भी था, ये चीज़ नहीं थी। मतलब टैरिफ बैरियर्स बढ़ाने की बात नहीं थी, बल्कि ख़त्म करने की बात थी। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू, देखिए ये भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है, मैंने सब शामिल कर लिया इसमें। तो ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इसलिए पिकअप किया सैम्पल क्वेश्चन पेपर से कि बहुत अच्छा है ये। इट वाज ए कॉलिशन ऑफ प्रशियन स्टेट्स फॉर्म टू मैनेज पॉलिटिकल अलायंसेज। अरे जॉल्वरीन ये नहीं था। इट्स एम वाज टू बाइंड द प्रशिया पॉलिटिकली इनटू एन एसोसिएशन। अरे ये नहीं था। देखिए जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में शामिल किया गया उसकी लैंग्वेज देखिए कितनी घुमाने फिराने वाली है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है ना तो भटक जाएंगे। मैं समझा देता हूँ इसको। ये प्रशिया और उसको सपोर्ट करने वाले स्टेट्स का एक कॉलिशन था, मतलब मिली जुली शक्तियाँ थीं जो पॉलिटिकल अलायंसेस बना रही थी। इसके लिए युद्ध किए गए थे, वो तो अलग हुआ था, लेकिन जॉल्वरीन से रिलेटेड नहीं थे। इसका उद्देश्य था कि प्रशिया को पॉलिटिकली एक एसोसिएशन में बाइंड कर देना। ये तो पता नहीं जिसने भी पेपर बनाया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है, खुद ही जाने क्या कहना चाहते हैं। इट वाज ए कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव प्रशिया। प्रशिया की शुरुआत पे कस्टम यूनियन बनाया गया था, वो था जॉल्वरीन। ये सही हो गया ना। इट हेल्प टू अवेकन एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट यूरोप। इसकी वजह से यूरोप में नेशनल सेंटिमेंट्स का जागरण हुआ। तो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन से नेशनल यूनिफिकेशन को मदद मिली, लेकिन वास्तव में जॉल्वरीन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक यूनिफिकेशन से रिलेटेड है, तो यही इसका आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद है व्हाट वाज व्यूड एज ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक चेंज एंड ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्स्टिकल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, तो क्या क्या रुकावटें थी? देखिए सबसे बड़ी रुकावट थी यही जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल तुरंत ध्यान जाना चाहिए। कस्टम ड्यूटीज़ ख़त्म करने के लिए, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो चैलेंजेस थे उनको ख़त्म करने के लिए ही जॉल्वरीन की स्थापना की गई थी। तो कस्टम ड्यूटीज़ एक रुकावट बनी हुई थी, मतलब ऑब्स्टिकल्स, रुकावट बनी हुई थी। और अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, अनहिंडर्ड मतलब बेरोक टोक, बेरोक टोक सामान यहाँ से वहाँ जा सके, तो ये भी एक रुकावट थी। अरे भाई सामान एक मार्केट से दूसरी मार्केट आसानी से आ जा सके अनहिंडर्ड, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यही तो था नहीं, इसी को तो इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो जॉल्वरीन की स्थापना की गई थी। तो ये कोई रुकावट नहीं थी। ग्रोथ ऑफ रेलवेज न्यू, अरे भाई अगर रेलवेज ग्रोथ होंगी, न्यू कॉमर्शियल क्लासेस निकलेंगी, तो इससे कौन सी रुकावट होगी? इसके बाद है फ्रेडरिक लिस्ट, इनका नाम मत भूलिएगा, है ना। आप लोग गौर नहीं करते, जो साइड में दिया रहता है उसको भी पढ़ना चाहिए।
इकोनॉमिक में इन्होंने क्या मतलब वो क्या चीज़ नहीं कहना चाहते थे, मतलब ABCD में 4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ वो नहीं चाहते थे, उन्होंने नहीं कही थी। उनके एस्से से रिलेटेड है, इकोनॉमिक मेजर्स कुड नॉट हेल्प फोर्जिंग यूनिटी ऑफ जर्मन फेडरेशन टू नेशन। यानी अगर हम इकोनॉमिक मेजर्स का यूज़ करते हैं तो इससे जर्मन फेडरेशन की यूनिटी इस्टेब्लिश करने में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। देखिए, फ्रेडरिक लिस्ट ने ये नहीं कहा था। फ्रेडरिक लिस्ट ने ये कहा था कि शोल्बरीन जो कि कस्टम यूनियन है, उससे ये इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिफिकेशन में मदद करेगा, ये कहा था। नहीं मदद करेगा, ये नहीं कहा था उन्होंने। तो ये तो टोटली रॉन्ग है। शोल्बरीन मेंट टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। ये बुक की लैंग्वेज जो मैंने यूज़ कर ली है, सही है। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ अगेंस्ट नेशनल सेंटिमेंट्स, तो उन्होंने कहा था कि अगर इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होगा तो नेशनल सेंटिमेंट्स को भी बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी सही है। फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली मीन्स टू इंजेंडर नेशनल फीलिंग्स। यानी अगर हम फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड में देखें जो भी WTO के मेंबर्स हैं, तो वो एक राष्ट्र एक नेशन दूसरे नेशन से, एक कंट्री दूसरे नेशन से फ्री व्यापार करता है एक प्रकार से, वो मना नहीं कर सकते एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट का उन्होंने कहा था कि ओनली मीन्स, जिससे कि हमारी नेशनल फीलिंग्स को भी प्रोड्यूस करने में, उत्पन्न करने में। इन जेंडर का मतलब होता है टू इस्टेब्लिश, टू मेक एग्जिस्ट, और या मतलब उसे उसको जन्म देना, एक प्रकार से पैदा करना, दिमाग में लेके आना, तो उससे नेशनल फीलिंग्स बढ़ती हैं। तो ये उन्होंने कहा था। ये चीज़ जो है वो फिर नहीं कही थी उन्होंने, और उनका मतलब नहीं था, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। और ये जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो देखिए ये मैंने मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप की क्या स्थिति थी, ये मैंने पूरा कवर कर दिया। इसके आगे के टॉपिक्स आपको अगले वाले MCQs में मिलेंगे, अगले ट्यूटोरियल में। आप पहले खुद अटेम्प्ट करिएगा आंसर्स को, उसके बाद ही कहीं आप एक्सप्लेनेशन पे जाइएगा, और कुछ कमेंट ज़रूर दीजिएगा जिससे पता चले कि और मैं क्या इम्प्रूव करूं। और मैं आपको ये जितने भी मैंने MCQs दिए हैं ना, इससे अलग MCQs आपको, मतलब इसी से रिलेटेड MCQs ही आपको आगे पीछे मिलने वाले हैं, इससे कोई छूटने वाला नहीं है। तो ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग आवर चैनल। थैंक यू।